हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज मिश्रा, आप लोगों का एमएस पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा था। दो ध्रुवीयता का अंत, सत्ता का वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया। तो आज प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने मैं अगला चैप्टर लेके जा रहा हूं, वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 23 मार्च को एग्जाम है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूं। बस मेरे साथ अंत तक आप लोग जुड़ते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का वर्णन कीजिए। तो बात आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी, और इसके संस्थापक देश 51। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अब इसके अंग के बारे में सुनो। तो इसके 6 अंग हैं, तो हम लोग पहले 6 अंग के बारे में बात करते हैं। पहला अंग आता है महासभा, जिसको हम लोग आम सभा भी लिखते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो यूएनओ के 6 अंग के बारे में हम लोगों ने आपको बताया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब बात आता है कि हमें इसी अंग के बारे में बहुत अच्छे से बहुत क्लियर करके चलना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछता है, कई बार पूछता है। तो बस आप जुड़ते रहिए और आंसर को आप समझते रहिए। तो पहले आता है महासभा। तो बताया जाता है महासभा यूएनओ के सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं, यानी यूएनओ में कुल जितने सदस्य होते हैं उतने ही सदस्य महासभा के होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा में अधिक से अधिक 5 सदस्यों का प्रतिमंडल नियुक्त करने का अधिकार होता है। यानी महासभा में कोई भी एक देश को ज्यादा से ज्यादा 5 देशों यानी 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल नियुक्त करने का अधिकार होता है। महासभा की साल में, वर्ष में एक बार बैठक होती है, मगर विशेष परिस्थिति में इसकी दोबारा बैठक को बुला लिया जाता है। तो एक बार मैं दोबारा क्लियर करता हूं। महासभा में यूएनओ के सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं, यानी जितने यूएनओ के सदस्य होंगे उतने ही सदस्य महासभा के होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा में अधिक से अधिक 5 सदस्यों को प्रतिनिधि मंडल नियुक्त करने का अधिकार होता है। और महासभा के जो सम्मेलन होता है वो साल में एक बार होती है, लेकिन बताया जाता है कि वर्ष में एक बार बैठक होती है, परंतु आवश्यकता के अनुसार विशेष बैठक बुला ली जाती है। तो हमने अभी महासभा अंग के बारे में पढ़ा। अब इसके कार्य क्या है वो आप लोग जानिए। महासभा का कार्य शांति व सुरक्षा कार्यों पर विचार करना, यानी महासभा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, शांति और सुरक्षा। क्योंकि आपको पता है यूएनओ बनाया इसलिए गया था ताकि विश्व भर में शांति और सुरक्षा स्थापित कर सके। तो इसलिए शांति और सुरक्षा के कार्यों पर विचार करना, उसके बाद यूएनओ का बजट पास करना, और नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी अंगों के सदस्यों की नियुक्ति करना, चाहे वो सुरक्षा परिषद हो, उसके बाद न्यास परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इनके सभी सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वो महासभा के द्वारा होती है। तो एक बार कार्य को दोबारा देखिए। महासभा का कार्य शांति और सुरक्षा के लिए कार्यों पर विचार करना, बजट पास करना, और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की नियुक्ति करना। तो ये मैंने आप लोगों को महासभा बताया। अब आते हैं दूसरे अंग के बारे में। तो इसका दूसरा अंग आता है कि ये यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मेरी बात को जानिए कि इसके 6 अंग हैं, मगर इन 6 अंगों में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है वो सुरक्षा परिषद है, वो सिक्योरिटी काउंसिल है। तो बताया जाता है कि इसमें कुल सदस्य 15 होते हैं, यानी सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। यानी यूएनओ के दूसरा महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी हैं। अब 5 स्थायी में कौन है? स्थायी का मतलब जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो 5 स्थायी में कौन कौन है वो देखिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इसके 5 स्थायी सदस्य जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। अब जो 10 अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और किसके द्वारा चुने जाते हैं? यानी महासभा के द्वारा, जो मैंने आप लोगों को महासभा में बताया, क्योंकि महासभा ही सभी अंगों के सदस्यों की नियुक्ति करता है। अब इसके कार्य को देखिए। इनका कार्य है कि इस परिषद का मुख्य कार्य विश्व में झगड़ों को निपटारा करना, यानी सुरक्षा परिषद जो होता है वो विश्व में किसी भी देश के बीच में चल रहे झगड़े का वह निपटारा करता है।
और निर्णय लेना, सभी निर्णय लेना, शांति बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी देश के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करना। अगर कोई भी सुरक्षा परिषद की बातों को नहीं मानता, उसकी बातों की अवहेलना करता है, तब जाके सुरक्षा परिषद जो होता है वो उस पर वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये यूएनओ का दूसरा अंग। अब बात करते हैं इसके तीसरे अंग के बारे में, आर्थिक सामाजिक परिषद, यानी कि यूएनओ के इस महत्वपूर्ण अंग की सदस्य संख्या 54 है। इसका मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 यानी 54 है। और ये सभी सदस्य किसके द्वारा? महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसके 1/3 सदस्य, यानी इनका कार्यकाल 3 वर्ष का और इनके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर वर्ष चुने जाते हैं। आगे बात करते हैं, हमारा जो चौथा अंग आता है अब इसके कार्य भी सुन लीजिए। इस परिषद का मुख्य कार्य है संसार के सभी देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा संबंधी मामलों में विचार करना। ये आर्थिक सामाजिक का काम होता है विश्व भर में शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सभी चीजों पर विचार करना और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करना। तो अभी हमने महासभा, दूसरा अंग सुरक्षा परिषद और तीसरा अंग हम लोगों ने पढ़ा आर्थिक व सामाजिक परिषद। चौथे अंग के बारे में स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए। इसका चौथा अंग है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ की मुख्य न्यायिक इकाई है, यानी न्यास परिषद। चौथा अंग देखिए, ये परिषद उन प्रदेश के शासन की देखभाल करती है और यूएनओ ने अन्य देशों के संरक्षण में रखा हो। ध्यान दीजिए, न्यास परिषद, ये परिषद उन प्रदेशों के शासन की देखभाल करती है जिन्हें यूएनओ ने अन्य देशों के संरक्षण के लिए रखा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि 6 अंगों में जो कि न्यास परिषद है उसे हटा दिया गया है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगला आता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये न्यायालय क्या है? मुख्य न्यायिक इकाई है। इसका मतलब इसका मेन काम होता है अंतरराष्ट्रीय में चल रहे विवादों को निपटारा करना। और ये हॉलैंड के हैग में ये नगर में है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है ये हॉलैंड के हैग नगर में स्थित है। इसमें कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसके अंदर 15 न्यायाधीश हैं। ये न्यायाधीश किसकी? महासभा और सुरक्षा की आम सहमति के द्वारा ही चुने जाते हैं, जो कि 15 न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल जो होता है वो 9 वर्ष का होता है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया महासभा, दूसरा बताया मैंने सुरक्षा परिषद, तीसरा आपको बताया आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा बताया न्यास परिषद, जो कि चौथा न्यास परिषद इसे हटा दिया गया है, पांचवा जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अब उसके बाद अगला और छठा आता है सचिवालय। तो सचिवालय क्या है? तो सचिवालय यह यूएनओ का मुख्य कार्यालय होता है, यानी इनका मुख्य कार्यालय, सचिवालय का मुख्य कार्यालय है। इसमें कौन बैठता है? तो इसमें महासचिव जो होते हैं वो वहां पे बैठते हैं। महासचिव की नियुक्ति जो होती है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश और महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। और आपको बता दूं कि महासभा का यानी कि महासचिव का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके समय को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में महासचिव जो हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि एंटोनियो गुटेरेस अपने 5 साल पूरे होने के बाद भी वो अपने कार्य पर अभी भी काम कर रही हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया यूएनओ के 6 अंग, साथ साथ बोलना। पहला इसका अंग है महासभा, यानी कि जिसको आम सभा भी बोलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आपका आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा आप लोगों का है न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देखिए ताकि इसके बाद आगे के क्वेश्चन और मैं करा सकूं यूएनओ के। तो प्लीज आप इसको अच्छे से सुनेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि दूसरा क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संगठन में, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से समझिए कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में, यानी कि महासभा में स्वीकृत प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संबंधित 3 शिकायतों का जिक्र कीजिए। इसका मतलब कि सुरक्षा परिषद के खिलाफ कुछ ऐसी शिकायतें थी जिस पर कुछ बात हुई और ये प्रस्ताव जो था वो कहां पे, यानी महासभा ने उसको स्वीकार किया। यानी मैंने क्या बताया, पहले क्वेश्चंस को समझिए। सन कब की बात करता है? 1992। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में स्वीकृत प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पर यानी महासभा में सुरक्षा परिषद से संबंधित 3 शिकायतों का जिक्र किया गया। अब 3 शिकायतें क्या थी जो सुरक्षा परिषद के खिलाफ थी? नंबर 1 कि सुरक्षा परिषद राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।
वो सबका प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यानी क्या बताया मैंने कि पहला पॉइंट जो पहली शिकायत थी कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये बात याद रखना। नंबर 2 पॉइंट में क्या कहता है, इसके फैसलों पर पश्चिमी मुल्कों और हितों की छाप होती है, इन फैसलों पर कुछ देशों का दबदबा होता है। यानी सुरक्षा परिषद में जो भी फैसले या जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें किसके हितों को ध्यान में रखा जाता है, पश्चिमी मुल्कों के हितों की छाप होती है, और इनके फैसले जो होते हैं वो कुछ ही देशों का दबदबा होता है। यानी सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य, 5, जिसमें कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, रूस है। तो इन लोगों के हितों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। नंबर 3, सुरक्षा परिषद बराबर का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता, तो इसका मतलब यूएनओ के अंदर और भी छोटे छोटे देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद जो है वो बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक बार ध्यान से सुनिए कि ऐसे संयुक्त सुरक्षा परिषद से संबंधित 3 शिकायतें क्या थी जो महासभा ने प्रस्ताव को स्वीकृत किया। तो पहला क्या था कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। दूसरा पॉइंट, इसके फैसलों पर हमें पश्चिमी मुल्कों के हितों की और उसकी छाप दिखाई देते हैं, इनके फैसलों पर कुछ ही शक्तिशाली देशों का दबदबा होता है। और तीसरा, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन में बताया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, मानवाधिकारों के क्षेत्र में इसके प्रमुख योगदान का वर्णन कीजिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, तो बताया जाता है ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकारों की वकालत करता है, ये उसका समर्थन करता है कि किसी भी देश के अंदर कोई भी सरकार अपने नागरिकों पर कोई भी अत्याचार ना करे। तो मैंने क्या बताया कि ह्यूमन राइट्स वॉच मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। इसका मतलब जो है यानी बताया गया है ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, ये मानवाधिकारों की वकालत करता है। ये देखता है कि किसी देश के अंदर कोई भी सरकार अपने नागरिकों के ऊपर उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है। अब इसके कुछ योगदान को समझिए। इसका योगदान है, ये समस्त विश्व में मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। वो ये देखता है, उसकी मीडिया, पूरे विश्व की मीडिया ये देखती है कि कोई भी देश की सरकार कोई अपने नागरिकों पर अत्याचार तो नहीं कर रही। तो ये पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान ये क्या करता है, यानी पूरे विश्व का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। नंबर 2, इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्माण सहायता करी है। बारूदी सुरंग को रोकने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के निर्माण में सहायता करी है। नंबर 3, आप ध्यान दीजिए, इसने बाल सैनिकों के प्रयोग को रोकने के लिए, होता नहीं है कि कुछ देशों के अंदर कि छोटे छोटे बच्चों को भी सैनिकों में भर्ती कर दिया जाता है, तो इससे उनके भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो यही बात बताया गया है कि इसने बाल सैनिकों के प्रयोग को रोकने के लिए अभियान चलाया और अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने में सहायता करी कि अगर कोई भी सरकार अपने छोटे छोटे उन सैनिकों को, उन बच्चों को जब सैनिकों में भर्ती किया जाएगा तो उनके लिए एक दंड न्यायालय स्थापित किया गया। तो एम यानी कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो कि ये मानवाधिकारों की वकालत करता है और पूरे विश्व की मीडिया का ध्यान उस मानवाधिकारों के उल्लंघन पर खींचता है ताकि कोई भी देश किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन ना कर सके। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाया। पहला क्वेश्चन कि जो कि सुरक्षा परिषद से संबंधित 3 शिकायतें जो आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स वॉच जो कि आपके सामने क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एंड तीसरा क्वेश्चन आपका आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसके मुख्य कार्य क्या है। ये भी वही एक संस्था है, यही एक एजेंसी है। जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स वॉच बनाया गया था इसी तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाया गया। तो प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिए, यही आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं आगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, जैसे ह्यूमन राइट्स वॉच एक स्वयंसेवी संगठन है, इसी तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक स्वयंसेवी संगठन है। ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ये जगह जगह अभियान करता है, सम्मेलन करता है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करता है ताकि कहीं भी किसी भी देश में कोई भी सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों का शोषण ना कर सके। अब इसके क्या क्या कार्य हैं। तो नंबर 1, ये संगठन मानवाधिकार संबंधी रिपोर्ट को तैयार करता है।
और प्रकाशित करता है। ये मानवाधिकारों की रिपोर्ट को तैयार करता है, उसको प्रकाशित करता है, यानी विश्व भर में मानवाधिकार की रिपोर्ट को तैयार करता है कि कहीं पर किसी भी स्थान पर किसी नागरिकों पर दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा। नंबर 2, ये अपनी रिपोर्ट सरकार द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार का जिक्र करता है। यानी मैंने क्या बताया, जो रिपोर्ट तैयार करता है वो ये देखता है कि किसी देश की सरकार अपने नागरिकों पर कोई दुर्व्यवहार तो नहीं कर रही। और तीसरा, ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये मानवाधिकारों की तरफदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि कोई भी सरकार किसी भी अपने देश के नागरिकों पर अत्याचार ना करे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको अच्छे से सुनिए। मैंने अभी आपको बताया कि 1992 सन याद रखिए कि 1992 में सुरक्षा परिषद से संबंधित यानी 3 शिकायतें जो कि महासभा में पेश किया गया, जो कि ये आपके सामने था। ह्यूमन राइट्स वॉच जो कि मानवाधिकारों की वकालत करता है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन का अगला क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया, तो वो आप लोग दोबारा एक बार अच्छे से देख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्यों हमें अपने देश में यूएनओ की जरूरत पड़ी? तो क्या एक यूएनओ ही एक ऐसा संगठन था जो बनाया गया, या फिर विश्व में शांति और सुरक्षा लाने के लिए इससे पहले भी एक संगठन का निर्माण किया गया? तो बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध, यानी पहला विश्व युद्ध हुआ था सन 1914 से 1918 में। तो पहले विश्व युद्ध ने विश्व को एक बात की प्रेरणा दी कि वे एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना करने का प्रयास करें जो इन आपसी झगड़ों का निपटारा कर सके। यानी जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 में हुआ, तो इस युद्ध से हमें एक प्रेरणा तो मिली कि अब हमें पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए हमें एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय विवादों का हल वो आपसी बातचीत या संसार से युद्ध को समाप्त कर सके। एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाए जाए जो कि संसार में चल रहे युद्ध को समाप्त किया जा सके और आपस में बातचीत करके किसी भी देश की समस्या का समाधान कर सके और पूरे संसार में जो युद्ध चल रहा है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर सके। इसीलिए एक संगठन यानी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने की आवश्यकताओं को महसूस किया गया। अब कहां से शुरुआत होती है, आगे देखिए। तो पहले विश्व जब 1914 से 1918 में हुआ तो विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए जो प्रयास किया गया वो सफल हुआ सन 1920 में। सन 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, और जब 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई परंतु अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो सका। अब बोलोगे सर अभी तो आपने कहा कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया जाएगा जो कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, मगर वो कामयाब क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि बनाया कब गया था? सन 1920 में। जब 1920 में लीग ऑफ नेशन बनाया गया तब जाकर के लीग ऑफ नेशन बनाया गया विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, आपस में बातचीत से समस्याओं को हल करने के लिए, संसार में युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त करने के लिए। मगर हुआ क्या? मगर ये कामयाब नहीं हो सका। इसलिए नहीं हो सका क्योंकि लीग ऑफ नेशन की असफलता का सबसे बड़ा कारण था दूसरा विश्व युद्ध। इसका मतलब पहला विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 में, तो दूसरा विश्व युद्ध आपका 1 सितंबर सन 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध में बहुत जनधन की हानि हुई। इसका मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ लीग ऑफ नेशन के रहते हुए हुआ, और कब हुआ? 1 सितंबर सन 1939 से और उसके बाद 1945 तक चला, तब जाकर के इससे बहुत ज्यादा जन और धन की हानि होने लगी। फिर क्या हुआ? लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी, तब इसके बाद किसको बनाया गया? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ लीग ऑफ नेशन के बारे में विचार करना बंद कर दिया गया और उसके स्थान पर हमें संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया 24 अक्टूबर सन 1945 को। कितना सिंपल था ना। अभी मैंने आपको बताया कि विश्व भर में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो विश्व में शांति सुरक्षा लाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया गया, और जब प्रयास हुआ सफल हुआ ताकि संसार में युद्ध को समाप्त कर सकें, आपसी बातचीत के द्वारा समस्या को हल कर सके, एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया गया और उसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशन, जो 1920 में बनाया गया। मगर क्या ये सफल हो पाया? नहीं सफल हो पाया, और ये अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं रहा। इसका सबसे बड़ा कारण था दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1 सितंबर सन 1939 से 1945 तक चला, और इसी को लीग ऑफ नेशन के बाद इससे इसका उत्तराधिकारी जो बनाया गया, उसके बाद जो बनाया गया वो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया 24 अक्टूबर 1945 को। आगे देखो, वो यूएनओ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? वही बात,
जो कि उद्देश्य किसका था, लीग ऑफ नेशन का, और वही उद्देश्य किसका रहा, यूएनओ का। तो यूएनओ का उद्देश्य था कि विभिन्न देशों के बीच में उत्पन्न होने वाले विवाद जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं उनका निपटारा करना। यानी किसी भी देश के बीच में अगर कोई भी विवाद चल रहा है और वो विवाद आगे चलकर युद्ध का रूप ले ले, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना ही यूएनओ का उद्देश्य था। और यूएनओ का उद्देश्य केवल युद्ध को रोकना ही नहीं, बल्कि यूएनओ का उद्देश्य था कि विश्व भर में सभी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। यूएनओ की स्थापना के समय इसके सदस्य कितने थे, तो जब यूएनओ बनाया गया तो इसके सदस्यों की संख्या 51 यानी कि 51 थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर के 193 है। यानी जब यूएनओ बनाया गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 51, जो कि वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई, 193। अब आपको पता है कि यूएनओ का सबसे बड़ा चेहरा महासचिव का होता है, और जो महासचिव होता है तो इसीलिए वर्तमान में जो कि यूएनओ के महासचिव हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। तो अगर आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो पहले विश्व युद्ध से लेकर के और वर्तमान तक की सारी यूएनओ की जो जो प्रक्रिया थी वो सारे के सारे मैंने आपको लिख दिया। आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए वो सभी के सभी पॉइंट में कराए हैं, तो आप इसी पॉइंट को आप एज इट इज ऐसे ही आप लोग अच्छे से पढ़कर लिख, ऐसे ही एग्जाम में लिखे, आपके अपने आप बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और जो कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लास्ट बचता है वो ये है, बड़ा ध्यान से देखिए कि संयुक्त राष्ट्र को अधिक प्रासंगिक बनाने के इसके सदस्य द्वारा 2005 में क्या सुधार किए गए। अब इसका मतलब यूएनओ जो कि कब से चल रहा था, सन 1945 में बना, अब उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी, तो उस सुधार की आवश्यकता हुई और 2005 में, अब 2005 में बात आएगा कि 2005 में क्यों सुधार हुए, सुझाव क्यों दिए गए, इसलिए दिया गया था यूएनओ में क्योंकि यूएनओ के अस्तित्व को 60 साल पूरे हो गए थे 2005 में। तो इन्होंने अपनी 60वीं वर्षगांठ में एक सम्मेलन बुलाया। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यूएनओ ने जब अपने अस्तित्व के 60 वर्ष पूरे कर लिए, यानी यूएनओ को बने हुए कितने साल हो गए, 60 साल हो गए, तो इसके सभी सदस्य देश इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 के सितंबर में इकट्ठे हुए। अपनी 60वीं वर्षगांठ जो थे वो बनाने के लिए सभी बड़े नेता जो थे वो क्या हुए, वो सभी सितंबर 2005 में इकट्ठे हुए। अब इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते परिवेश में और यूएनओ को प्रासंगिक बनाने में कुछ निम्न कदम उठाने का फैसला किया। तो 60वीं वर्षगांठ में सभी नेता बैठक करें। उस बैठक में उन्होंने क्या किया कि भाई यूएनओ में कुछ एक अलग से कदम उठाने का फैसला किया, और क्या क्या किया वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए। एक ऐसा आयोग बनाया जाए जो विश्व भर में छोटे बड़े देशों के बीच में चल रहे विवादों को शांतिपूर्वक हल कर सके। तो एक शांति आयोग का गठन किया जाए। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को, कोई भी देश अपने नागरिकों को अत्याचारों से बचाने पर असफल हो जाता है, यानी कि उस देश में रह रहे नागरिकों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, तो कोई भी देश की सरकार अगर उस अत्याचार को रोकने में असफल हो जाती है, तब उसके विश्व बिरादरी क्या करेगी, उसका उत्तरदायित्व ले कि भाई ठीक है, हमारे आसपास की जो बिरादरी है, जो देश है, पड़ोसी देश है, उसकी जिम्मेदारी लें। एक ही अगला संगठन बनाया गया। अगला, मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाए, यानी मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए एक मानवाधिकार परिषद बनाया गया। उसके बाद अगला, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा की जाए, क्योंकि आपको पता है आतंकवाद एक ऐसी घटना जो पूरे विश्व भर में फैल रही है। हर देश, हर नागरिक जो इसकी चपेट में आ जाता है, तो इससे हर रूप में आतंकवाद की निंदा की जाए। और ये ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यासिता परिषद को समाप्त करने पर सहमति हुई। यानी 6 अंग बताया था मैंने, 6 अंग क्या क्या बताया था मैंने, सबसे पहले महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, उसके बाद क्या था आपका न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, जिसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल यानी न्यासिता परिषद को समाप्त करने की बात की गई और एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए। तो ध्यान देना, 60वीं वर्षगांठ 2005 में, ठीक है ना, सभी बड़े बड़े नेता शामिल हुए और उन्होंने इसको प्रासंगिक बनाने के लिए और इसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी, उसका फैसला क्या लिया। तो जल्दी जल्दी एक बार हम लोग सब पढ़ते हैं। तो पहला, शांति संस्थापक आयोग का गठन किया जाए। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने में असफल होता है तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी ले। अगला पॉइंट, मानवाधिकार परिषद की स्थापना की जाए और ये हर रूप रीति में आतंकवाद की निंदा की जाए। और सबसे लास्ट पॉइंट, ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने की बात पर सहमति हुई और एक लोकतंत्र कोष का गठन किया जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय संगठन के
सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए। मैं आप लोगों से लगातार कुछ समय से जुड़ा हुआ हूं, तो आप जाइए, मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर मैंने आपको बता दिया, जिससे कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, उसको क्लियर करें। मुझे पता है ये जैसी वीडियो आपके पास जाएगी, आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से सुनेंगे और ये क्वेश्चन पर आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। विश्वास करिए, जैसा बताता हूं वैसा करते चलिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट।